नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चंदों की कर प्रणाली। तो कर को जानने से पहले, जैसा हमने परसों भी जाना था कोष को, आज हम थोड़ा सप्तांग को जानेंगे। पहले सप्तांग ये 7 होते हैं, कौटिल्य ने 7 बताए हैं और सातों का होना जरूरी है। और जिसमें पहला है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, दंड और कोष। किसी भी सर्व संपन्न राज्य में इन सातों का होना जरूरी है और इन सातों के बिना राज्य की सही कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम कोष को जान लेते हैं। कोष को हमने परसों भी जाना था, आज थोड़ा जान लेंगे कि कोष में क्या रास्ते हैं राजा के पास कि जिससे वो कोष को भर सकता है। ठीक है, तो ये हमने कोष बना दिया, खाली कोष। इसके हमने मान लो 4 भाग कर दिए। ठीक है, अब राजा को चाहिए कि उसे ये कोष भरना है। ठीक है, तो राजा क्या क्या काम करेगा। राजा पहले युद्ध करेगा किसी के साथ। युद्ध में अगर विनर रहता है तो फिर वो अगर जीतेगा तो कुछ लाएगा वहाँ से, जो भी धनराशि वहाँ से लाएगा तो उसे जो है कोष भरने के काम करेगा वो। ठीक है, दूसरा उसके पास एक ऑप्शन है कि अगर युद्ध में ये जीते ना और संधि हो जाए कोई, ठीक है, तो संधि से भी जो उसके पास धन वगैरह आएगा उससे भी जो है कोष कोष में डाल देगा, तो वो भी एक रास्ता हो सकता है। इसके अलावा कुछ और रास्ते हैं, जैसे भेंट मिलती है राजा को, या फिर वैवाहिक संबंध राजा जो बनाता है किसी अन्य राजा के साथ, तो फिर उस समय भी मिलता है तो उससे भी भरते हैं। जो कुछ रह जाता है पार्ट, जो कुछ नहीं, सबसे बड़ा पार्ट यही है, जैसे कर, तो जो ये रह गया ना, तो ये पार्ट जो है कर से भर सकता है। ये तो मैंने उदाहरण दिया, वैसे कर का ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कर का ही रहता है कोष में। ठीक है, तो कोष की भिन्न भिन्न प्रकार हैं, रास्ते हैं जो जिससे हम कोष को, जिससे राजा जो है कोष को भर सकता है। ठीक है, तो ये है कौटिल्य ने बताया इन चीज़ों को। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को हमेशा राजा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, और राजा युद्ध के लिए तभी तैयार रह सकता है तो जब उसका कोष जो है पर्याप्त हो, जब उसके पास से जो कोष है ना ये ऐसा भरा हुआ हो। ठीक है, जब ये भरा हुआ तो फिर वो युद्ध के लिए जो है बिल्कुल तैयार है और वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उससे वो अपने राज्य का विकास भी कर सकता है, दुर्ग बना सकता है, राज्य का विस्तार कर सकता है, सेनाएं अपने क्रिएट कर सकता है, बड़ी बड़ी सेनाएं बना सकता है। अपने जो है अमात्य का मतलब होता है मंत्रीगण या कोई प्रशासनिक अधिकारी टाइप के, मतलब बड़े पदों पर जो राजा के साथ रहते थे। तो अगर बोलिए, अगर उनकी ये अमात्य है, मंत्री हैं, अगर इनको कुछ देगा ही नहीं तो भाई मंत्री बोलेगा भाई हम क्यों काम करें, है ना। दुर्ग बनाने के लिए चाहिए कोष। मित्र भी तभी बनते, कोष अगर सही है तो मित्र भी बन जाएंगे। ठीक है ना, बाद बाकी राज्य की तो परिकल्पना इससे होती है। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात इसमें कि ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली होता है ना, माली, जिस प्रकार माली एक बगिया से जिस प्रकार माली एक बगिया से पके फल लाता है, पके पके फल, ठीक उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वो भी अपने प्रजा से क्या लाए, कर ले। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार राजा जो है ना, राजा प्रजा से कर ले। जैसा माली पके फल ला रहा है बगिया से, वैसे राजा को चाहिए कि प्रजा से वो फल लाए, लेकिन किस प्रजा से लाए, जो सामर्थ्य रखते हैं देने का, ऐसी प्रजा से जो सामर्थ्य रखते हैं देने का। ठीक है, क्योंकि यदि वो ऐसे लोगों से कर लेंगे जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है देने का, तो फिर उससे क्या होगा, राज्य में क्लेश होगा और वही क्लेश एक बड़े स्तर पर आकर के जो है विद्रोह का रूप ले सकता है। तो कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार माली बगिया से कच्चे फल को छोड़ करके पक्के फल लाता है, उसी प्रकार राजा को भी असमर्थ लोगों को छोड़ करके जो सामर्थ्य रखते हैं देने का, उनसे कर ले देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कौटिल्य की। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हमको देखना है चंदों की कर प्रणाली क्या थी और उन्होंने किस प्रकार के कर लगाए हैं और क्या व्यवस्था वहाँ पर थी। तो उसको जानने से पहले थोड़ा हमें प्रशासन के बारे में जानना पड़ेगा, जो कर का चंदों का प्रशासन है, और उसके तुरंत बाद उसी में ही हम जो कर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर आइए हम जानते हैं चंदों के बारे में। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं चंद। ठीक है, चंद, ठीक है।
चंद में सबसे पहले हम देखेंगे राजा। राजा राज्य में राजा है जो कि पूरे राज्य का राज्य को चला रहा है, ठीक, उसका प्रशासन चला रहा है। और चंदों में क्या था कि जो जमीन का जो स्वामित्व था वो पूर्ण रूप से राजा के पास था। राजा को यह अधिकार था कि राजा ही केवल किसी को रौंत के रूप में भूमि दे सकता था, किसी थातवान को भूमि दे सकता था, राजा के अलावा कोई दे नहीं सकता था। कुछ राजकुमार हुए हैं जैसे जिनमें एक रतन चंद है और एक त्रिमल चंद है, एक पर्वत चंद है। इन्होंने भी पिता के होते हुए जो है जमीन दी है रौंत के रूप में, रौंत मतलब पुरस्कार के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया। राज्य जो बंटा हुआ था वो दो मंडलों में बंटा हुआ था, ठीक है। तो दो मंडलों में बंटा हुआ था चंद राज्य, ठीक है। मंडल पहला है कि राजा के अधीन और दूसरा है सामंत के अधीन। सामंत के अधीन, ठीक है। तो ये हो गया मंडल, ठीक है। सामंत कौन है? मान लो ये राजा है, एक राजा ये है। अब ये अगर इस पे अटैक करेगा, मान लो ये जीत गया, ठीक है। तो इसके पास मान लो इनकी बाउंड्री है, इससे इधर इस राजा का, इससे उधर उस राजा का, ठीक है। तो मान लो ये इससे जीत गया, अब ये इससे बोलेगा भाई एक तो इसके पास ऑप्शन है इसको मार दे, मार करके इसको भगा दे, ठीक है, यहाँ किसी और को बिठा दे, तो वो भी इसका सामंत हो गया। या ये चाहे कि यार इसको बोले कि यार तू ऐसा कर, इसको मारेगा नहीं, इसको जो है भगा देगा दूसरी जगह, ठीक है, और यहाँ पर किसी और को बिठा देगा, तो भी जो जिसको बिठाएगा उसका सामंत हो जाएगा। या फिर इसी राजा को बोल दे कि यार देख तू भी राजा है, मैं भी राजा हूँ, और फिर ऐसा करते हैं कि तू मेरे अधीन काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैं तेरे से शक्तिशाली हूँ, इसलिए तू हार गया है तो फिर मैं तेरे से शक्तिशाली हो गया। तो अगर ये राजा फिर बोलेगा कि ठीक है कि मैं आपकी अधीनता जो है स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो इस राजा ने जब इस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, तो फिर क्या होता है कि ये इसके सामंत बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके सामंत बन जाते हैं, इनके फिर कर्तव्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर उसको राजा जो मेन राजा है उसकी पॉलिसी पर काम करना होता है, ठीक है। तो जैसे इसकी जो पहली पॉलिसी है, इसको अगर जैसे राजा को कोई जरूरत पड़ी, तो मान लो सेना की जरूरत पड़ी, ये युद्ध में इन्वॉल्व हो गई कहीं, तो इस राजा को अगर सेना की जरूरत पड़ती है तो ये सामंत भेजेगा सेना। अब मतलब इसकी सेना तो होगी, लेकिन ये भी सहायता भेजेगा सेना की। सेना से काम ना चला तो खुद चल देगा, खुद जाना पड़ेगा सामंत को, ठीक है। या फिर अगर और जरूरत पड़ी है तो आर्थिक सहायता भेज सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता जो है सामंत जो है राजा को भेज सकता है। इसके अलावा जो सामंत के पास क्षेत्र होगा, सामंत के पास क्षेत्र होगा, उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इन्होंने कहाँ देना होता है, वो भी उनकी एक निश्चित राशि जो है राजा को देनी होती है। तो ये हो गया सामंत। तो सामंत के अधीन भी कुछ क्षेत्र होते थे, कुछ क्षेत्र जो है राजा के अधीन होते थे, ठीक है। ये तो मंडल में बंटे हुए थे, दो मंडल में। अब हम बात करते हैं इनके अलावा देश थे नीचे, ठीक है। जैसे तल्ला देश था एक, तल्ला देश, मल्ला देश, और था गरुड़ देश था, पर्वत देश था। फिर इसके बाद जो है देश थे, ठीक है। इसके बाद जो नीचे की प्रशासनिक इकाइयाँ थी उन पर हमको काम करना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रशासन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमको कर पढ़ना है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू लेना है, ठीक है। तो पहला होता है परगना, परगने बोलते हैं ना, परगने। दूसरा हो गया खरगे, खरखे। तीसरा हो गया गांव, परिवार। कई परिवारों से मिलकर बना होता है गांव, कई गांवों से मिलकर बने होते हैं खरखे, इनको बोलते हैं पट्टी, ठीक है। और कई पट्टियों से मिलकर के बने होते हैं परगने, ठीक है। तो अगर हम 1930 का डेटा देखें, 1930 का जो उत्तरकाशी और उसका है ना टिहरी का, तो उसके हिसाब से अगर कुछ परगनों के नाम लिखता हूँ मैं यहाँ, जैसे रवाई। तो रवाई जो परगना है उसमें 16 पट्टियाँ हैं, 16 पट्टियाँ, ठीक है। जौनपुर देखेंगे, जौनपुर में 9 है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्रतापनगर है, कीर्तिनगर है, या फिर हम बात करें उदयपुर की, इन पर 7-7 हैं। अगर हम बाड़ाहाट की बात करते हैं तो बाड़ाहाट में 6 हैं, ठीक है। तो रवाई में जैसे पट्टियाँ हैं, बड़कोट हो गया, रामासराय हो गया, बंगाण हो गया, या फिर जौनपुर की बात करें मुगर संती हो गया, ये भी रवाई में ही आता है। जैसे हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में खाटल हो गया, गोडर हो गया, लालूर हो गया, इडाल सिंह हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये जौनपुर परगने के अंतर्गत पट्टियाँ आती है, ठीक है। फिर पट्टियों में कई सारे गाँव हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी पट्टी को अगर वो यहाँ से उठा लें, जैसे गोडर पट्टी को उठा लेंगे तो गोडर पट्टी में बहुत सारे गांव हमको मिलेंगे। जैसे हम कंडारी का नाम ले लेंगे, खबंडी का ले लेंगे, या फिर हम वहाँ से गोदिन का ले लेंगे, या फिर हम वहाँ से
ओडगांव हो गया, बहुत सारे 27 गांव हैं। तो जो गोडर पट्टी है उसमें 27 गांव हैं, जो खाटल पट्टी उसमें 11 गांव हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है पट्टियां हैं उनमें कई सारे गांव हैं, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है करों का जी, जो कर जो होते हैं ना यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर करों के बारे में, ठीक है। परगनी में होता है सीकदार, ठीक है। खरकों में होता है नेगी, और गांव में होता है सयाना। ये कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसा आप पंचायती राजतंत्र है ना, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं सीकदार से। सीकदार एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत कई सारे परगने आते हैं, ठीक है। ये हो गया सीकदार। नेगी होता है, नेगी के अंतर्गत जो है खर के जितनी भी पट्टियाँ वो नेगी के अंतर्गत आएंगे। हर गांव में एक एक सियाणा सभी गांव में होते हैं, और ये जो है वहाँ की प्रशासनिक इकाइयों का जो है ब्यौरा देते रहते हैं, या फिर उनका जो टैक्स कलेक्शन का काम होता है वो ये लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं परगने की। पहले देख लेते हैं नेगी। नेगी कोई जाति का नाम नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। नेगी कोई जाति का नाम नहीं है। नेगी जो होता है ना, नेक नेक होता है मतलब नेक मतलब होता है इसका दस्तूर, ठीक है। तो ये एक पद का नाम है, पद का नाम है, और ये किसी उसका नाम नहीं है, जाति का नाम नहीं है। बात करते हैं भंडारी के, क्योंकि भंडारी का भी रोल आता है यहाँ पर ना। तो जैसे कौटिल्य ने बताया ना कि जो कोष में जो उपज का छठा भाग आना चाहिए, या फिर व्यापार अगर कोई करता है तो व्यापार का जो है 10वां भाग आना चाहिए, या पशुओं का व्यापार अगर कोई कर रहा है तो उसका जो है 5वां भाग आना चाहिए। तो वैसे ही जो है चंदों में भी छठा भाग जो है उपज का ज़्यादा था राजकोष में, ठीक है। तो जो ये मान लो ये छठा भाग है, मान लो ये छठा भाग है उपज का, और इसको ले जाना है हमने राजकोष में, ठीक है। तो ये लेकर के जाने का जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं कैनी, इनको बोलते हैं कैनी। चंदों में, ठीक है, इनको बोलते हैं कैनी। एक प्रकार के भूमि के दास होते हैं, ये जो है भूमियों पर काम करते हैं, धातुवान की भूमि पर जो काम करते हैं ना, तो कैनी होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के काम लेते थे इनसे, ठीक है। कौन? धातुवान। तो कैनी लोग क्या करते हैं, ये जो है लेकर के जाते हैं जो उपज का भाग होता है राजकोष में। अब राजकोष में लेकर के गए तो वहाँ पर इसका जो है भंडारण होता है, ठीक है, भंडारण, ठीक है। अब जो भंडार है उसमें डाल दिया, भंडार में डाल दिया, ठीक है, भंडार में डाल दिया। अब इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी देख रेख करने के लिए एक अधिकारी रख दिया जिसका नाम रख दिया उन्होंने भंडारी, ठीक है। तो इस प्रकार जो नेगी और भंडारी ये किसी कास्ट के नाम ना होकर के उस समय क्या थे, पदों के नाम थे, ठीक है। और इनमें जो महत्वपूर्ण है तो हमें यहीं से जो है कर स्टार्ट कर लेना है। चंदों में एक राजा हुए हैं लक्ष्मीचंद। तो कहते हैं कि लक्ष्मीचंद रुद्रचंद के पुत्र थे और 1597 में गद्दी पर बैठे थे। तो कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे कर लगा दिए थे ज़मीन पर कि लोगों ने जो है, ये लोगों के घर है ना, घर है मान लो, तो यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी घर के ऊपर, और यहीं पर साग सब्जी उगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर इतने सारे कर लगा दिए उन्होंने, देना मुश्किल हो गया लोगों को। तो ये लक्ष्मीचंद की कहानी है, ठीक है। तो कई सारे कर लगाए उन्होंने, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने कर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर हैं। वैसे इसमें 36 रकम और 32 कलम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम महत्वपूर्ण जानेंगे, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सीकदार, तो एक कर है पहला, सीकदार नेगी, ठीक है, ये पहला कर है, ठीक है। इनको मैं सबको मिटा देता हूँ। सीकदार नेगी, ठीक है। एक ताम्रपत्र मिला है मूनाकुल पर, ठीक है। इसमें जो है इसकी जानकारी मिली है सीकदार नेगी की। जो हमने परगने का अधिकारी पढ़ा था ना, जो परगने के जिसके अंतर्गत आता था, तो उसके अंतर्गत जो ये सीकदार नेगी है, ये जो है उसके लिए दी जाती थी। जैसे कर लिया तो जो टैक्स आया उससे जो है वो जो सीकदार होता था उसका वेतन वगैरह उसके लिए जो है देकर होता था। कौन सा? ये सीकदार नेगी, जो कि मूनाकोट ताम्रपत्र में जिसका अभिलेख मिला है। दूसरा है जूलिया, ठीक है।
जूलिया, जैसा नाम से पता लग रहा है आपको, झूला लिखा हुआ, तो ये जैसे नदी है ना, नदी पे कोई पुल है, तो इस पुल पर जो लगने वाला कर था उससे बोलते हैं जूलिया कर, या इसको बोलते हैं सांगा कर। ठीक है, ये हो गया। एक इसी में दूसरा है जिसका नाम है गरखेनेगे। ठीक है, तो जो निम्न स्तर के जो अधिकारी थे, आपने पढ़ ही रहे थे अभी, पट्टियों के अधिकारी थे, उनके लिए उनके लिए जो दस्तूर दिया जाता था उसे बोलते थे गरखेनेगी। जो भी ये भी जो है मुनाकोट ताम्रपत्र से इसका भी वो मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसकी जानकारी मिली है। ठीक है, इसके अलावा एक बेकर है, ये अनाज के रूप में दिया जाता है, अनाज के रूप में बेकर दिया जाता है। ठीक है, एक हो गया कूत, ये नकद के बदले जब अनाज देते ना, अनाज, इसे बोलते हैं कूत। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, एक हो गया राखिया, जैसे राखी से पता लग रहा है, तो ये रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था। कौन सा? राखिया कर। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनमें है एक है कनक, एक है कटक। ठीक है, तो वैसे मैच करके पढ़ना है। कनक कर है, जैसे कनकी से दिख रहा है, इसका भी जो हमको इसके लिखित इसका प्रमाण मिला है वो वही मुनाकोट जो ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र से। ठीक है, ये जो है सोका व्यापारी होते हैं ना, सोका व्यापारियों से लिया जाने वाला कर है कनक कर। ठीक है, ये स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, स्वर्ण धूल के रूप में। ठीक है, स्वर्ण धूल के रूप में जो है कनक। ठीक है, वैसे है कटक जो है सेना को देय कर था। ठीक है, देय कर मतलब सेना से लिया नहीं जा रहा, सेना को देय कर है। ठीक है, जैसा हमने गोरखों में पढ़ा था पुंगाणी कर क्या था? पुंगाणी कर था ना एक, तो ये 1 से 1.5 लाख रुपए जो है सालाना इससे आता था, जमींदारों से लिया जाता था, और इससे जो है सैनिकों का सैलरी इसी से ज़्यादा, सैनिकों का वेतन इसी से ज़्यादा था पुंगाणी कर से। ठीक है, तो ये गोरखाओं का है। ऐसे यहाँ पर कटक है, तो सेनाओं के लिए देय कर था इससे। ठीक है, इसके अलावा मांगा हो गया एक, मांगा इम्पोर्टेंट है, ये युद्ध के समय लिया जाता था, युद्ध के समय। ठीक है, इसके अलावा साहू और रत्नगली। ठीक है, रत्नगली, ये दोनों, इसका भी जो हमें साक्ष्य मिला है वो मुनाकोट से मिला है। ठीक है, मुनाकोट ताम्रपत्र से। ठीक है, और ये दोनों जो है लेखकों के लिए देय करते हैं। ये जो दोनों करें ये लेखकों के लिए देय करें। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं, एक है हिलियानी, हिलियानी, इसका जो हमें लिखित प्रमाण मिला है वो मिला है हमें संगाली ताम्रपत्र से मिला है हमें हिलियानी का। ठीक है, हिलियानी मतलब हिल दिख रहा है, हिल का मतलब पहाड़ी नहीं है, हिल का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिलियानी।
इसके अलावा है मिंझारी। मिंझारी, ठीक है। वहाँ पर हमने पढ़ा था मिंझारी, जो कि जागरिया ब्राह्मणों और शिल्पकारियों से लिया जा रहा था। कहाँ पर? गोरखों में। ये कामगारों और शिल्पकारों से लिया जाने वाला कर है मिंझारी कर, ठीक है। इसके अलावा है टांड कर, टांड या तान कर, ठीक है। तो जो सूती और ऊनी बुनकर है ना, सूती और ऊनी कपड़ों का बुनने का काम करते हैं, तो उनसे लिया जाने वाला कर है तांड कर, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक है जागरिया। जागरिया, जागरिया है तो ऐसे ब्राह्मण जो जागर करते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो जागर करते हैं उनसे लिया जाता है जागरिया, ठीक है। इसके अलावा है घी कर, भैंस कर, गाय कर, भात कर। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। घी मतलब घी का जो व्यापार करते थे उनसे लिया जाने वाला कर है घी कर, ठीक है। भैंस कर मतलब भैंस कर एक ऐसा कर था जो कि प्रति भैंस एक साल में 4 आना देना होता था। अगर आपके पास एक भैंस है तो आपको एक साल में 4 आना देना होता था भैंस का कर के रूप में, ठीक है। आप गाय पाल रहे, अगर तराई क्षेत्र में जो लोग गायों को चुंगाने का काम करते थे उनसे गाय कर लिया जाता था। भात कर, अगर कोई भात की दावत दे रहा है जैसे ना, तो उसे पहले दावत से पहले जो कर देना होता था, भात कर इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कर और हो जाते हैं, जैसे पहरी कर है, पहरी कर है, और कुकरालो कर है, घोड़ियाल कर है। ये बहुत महत्वपूर्ण कर नहीं है। जो मतलब जैसे कुकरालो है तो जो राजा के कुत्तों के लिए लिया जाने वाला कर था। घोड़ियाल कर है, जैसे घोड़ों की मरम्मत करने के लिए लिया जाने वाला कर है। और एक पहरी कर है, जैसे कि गाँव का जो पहरा देने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए लिया जाने वाला कर है। इसके अलावा एक स्यूल कर है, स्यूक कर, स्यूक कर, ठीक है। तो 2 शब्द होते थे ना पहले चंदों में, एक है छयोड़ा, एक है छयोड़ी, ठीक है। तो जैसे कैनी होते थे ना, कैनी, वैसे ये भी होते थे छयोड़ा और छयोड़ी। ये जो है राज सेवकों का काम करते थे, तो उनके लिए लिया जाने वाला कर कौन सा है? सिर्फ इनके लिए नहीं, जितने भी राज सेवक हैं उनके लिए लिया जाने वाला कर जो है इसको बोलते हैं और शुल्क कर, ठीक है। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कर हैं, जैसे शुल्क तो हो गया, मांगा हो गया, भेंट हो गया। एक भेंट जो राजा के पुत्रों को दिया जाने वाला कर था, ये भेंट कर उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर हो गए। इनके अलावा जो बचे गए हैं उनको आप थोड़ा सा किताबों का सहारा लेंगे तो आपको फिर जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हम अलकनंदा नदी पर जल्दी लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।